नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ट्वीट के जरिए आपको दिखाएंगे। ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देश की समस्त नर्सों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के संकट काल में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं हमारी नर्स बहनों के त्याग व समर्पण की भावना को सादर नमन। तो ये आपको इस समय हम ग्राफिक्स के जरिए ट्वीट दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर देश की समस्त नर्स बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जिसकी तारीफ अब WHO भी करने लगा है। यूपी में विशेषज्ञों के आकलन को गंभीरता से लेते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर चिंतन और प्रबंधन शुरू हो चुका है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को मंडल मुख्यालयों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने का निर्देश दिया है। वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या का निरीक्षण सोमवार को करके लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जब अपने सरकारी आवास से वर्चुअल बैठक करी, कोविड प्रबंधन की समीक्षा करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह लें और सभी जिलों में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने को सुनिश्चित करें। सभी जिला अस्पतालों में कम से कम 10 से 15 बेड या फिर मेडिकल कॉलेज में 25 से 30 बेड की क्षमता वाले पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करवाए जाएं। ये काम तेजी से होना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संजीव। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पैर पसारे हैं, अब शहरों की हालत कुछ ठीक है। कोरोना ने पूरी तरीके से गांव का रुख किया है। गांव में मौतों की संख्या बढ़ी है, कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से तैयार है और वो चाहते हैं कि मंडल स्तर पर 100 बेड का आईसीयू पीडियाट्रिक तैयार किया जाए, जिससे इलाज में पूरी तरीके से सुविधा हो गांव के लोगों को। और जिस तरीके से गांव के लोग लापरवाही बरतते हैं, पूजा जी ये भी समझिए कि सबसे पहले वो लोग गांव में दवाई लेते रहते हैं झोला छापों से, और जब उनकी हालत गंभीर होती है तब वो लोग अस्पतालों का रुख करते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से गांव के लोगों की जान बचाने की तैयारी कर चुके हैं। WHO ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सरकार की। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कोरोना को समाप्त किया जाए। पूजा जी, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि कोरोना को समाप्त किया जाए। इसी वजह से बेहतर प्रबंधन का प्रमाण भी लगातार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि अब हर जिले, हर मंडल में, माफ कीजिएगा, हर मंडल के अंदर बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बेड वाला हॉस्पिटल रेडी किया जाए। क्या ये मान लिया जाए संजीव कि कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने जो तीसरी लहर का बार बार जिक्र वो कर रहे हैं, इसके लिए सूबा प्रिपेयर किया जा रहा है बिहाइंड द कर्टन? देखिए, बिल्कुल पूजा जी, देखिए विशेषज्ञ लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। आप समझिए, जब बंगाल में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव थे, तब थोड़ा ध्यान सरकार का चुनावों पर था और यही आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के लोग लगाते रहे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहते। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जो गांव में रहते हैं, जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, जिनको अपनी जान की चिंता कम रहती है, आप देखिए गांव में आप निकलिए, मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी सरकार का पूरा फोकस गांव के लोगों की जान बचाने पर है। आप समझिए गांव में किस तरीके के हालात हैं। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं पूजा जी। मेरे खुद के गांव में कम से कम 100 कोरोना मरीज इस समय मौजूद हैं और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए उन लोगों को बचाया जाए। पूरे देश को जो राशन देते हैं, पूरे देश को जो अन्न दालें मुहैया कराते हैं, उन लोगों की जान बचाया जाना अति आवश्यक है। पूजा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए संजीव।
तो संजीव हमारे संवाददाता जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गांवों में इस समय जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा दुरुस्त होना चाहिए। हालांकि WHO ने तारीफ भी करी है। डोर टू डोर जिस तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसी एक तरीके से चेन ब्रेक होगी। और सबसे बड़ी बात, तीसरी वेव के लिए सूबा तैयार होता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों और लोगों में बढ़ी जागरूकता का असर दिखने लगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मृत्यु दर अभी भी चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में नजर डाली जाए तो 20,463 नए मामले सामने आए, तो वहीं 306 लोगों ने महामारी के आगे दम तोड़ा है। अब सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 2,16,057 हो गई है। एक दिन के अंदर करीबन 29,358 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर लौटे हैं। कोरोना को उन्होंने मात दी है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि अफवाह फैलाना कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब देश पर विपत्ति आई, कांग्रेस नेताओं ने विपदा से निकलने में सहयोग की बजाय लोगों को भड़काने और गुमराह करके अफवाह फैलाने का काम किया है, देश को अशांति की ओर ले जाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये दुख का विषय है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में एक कोविड संक्रमण से उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में भी देश में राजनीति हो रही है। कांग्रेस को जनता की पीड़ा में अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। राधा मोहन सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि अभी भी समय है, विपक्षी दल राजनीति छोड़कर कोविड की आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करें। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गांवों में तांडव मचा रखा है, प्रभावित किया है, वो अति चिंतनीय है। गांवों और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को लगातार 2 ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता। दूसरे ट्वीट में उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि गोरखपुर के अस्पतालों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। स्ट्रेचर के अभाव में एक भाई अपने कोरोना पीड़ित भाई को कंधे पर ले जाने को मजबूर है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी सफलता का झूठा ढिंडोरा पीटने में लगी भाजपा सरकार अपनी नाकामी के कारण जनता का सहारा बनने की जगह बोझ बन गई है। तो ये तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं जो तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करी हैं। ये गोरखपुर की तस्वीर है जिसमें भाई का कंधा ही स्ट्रेचर बन गया। तो वहीं प्रदेश में लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कालाबाजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सदर एसडीएम ललित कुमार ने सीएमओ कार्यालय से वसीम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल वसीम जिले में लगातार कोविड-19 से संबंधित दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में संलिप्त था। वसीम सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार के बेहद खास व्यक्तियों में बताया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद सीएमओ अनिल ने एसडीएम को पत्र लिखा कि वसीम मेरा सहयोगी है, उसे छोड़ दें। बात तो सही है, कालाबाजारी में दवाइयों की सप्लाई जो करता था, वहीं दूसरी ओर एसडीएम की पूछताछ में वसीम ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आयुष कासगंज से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आयुष, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए पूजा, अगर बात करें पूरे मामले की तो सदर एसडीएम ललित कुमार पहुंचते हैं मौके पर, जहां उन्होंने सीएमओ कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की। सीएमओ कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई के दौरान उन्होंने एक वसीम नाम के दलाल को गिरफ्तार किया, उसको थाने ले गए। थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वो लगातार ऑक्सीजन की कालाबाजारी करता था और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी करता था। वहीं आपको इस पूरे मामले में बता दें, नया अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में जो दलाल वसीम है वो सीएमओ का बेहद खास बताया जा रहा है और सीएमओ की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएमओ ने उस दलाल को बचाने के लिए बाकायदा एक एसडीएम को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा है कि वह मेरा सहयोगी है, लगातार मेरा सहयोग कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाए।
तो पूजा इस बात से संलिप्तता का पता लगाया जा सकता है कि सीएमओ का वो कितना खास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता है तो उसके ऊपर किसी न किसी बड़े अधिकारी का हाथ होगा। तो इस पूरे मामले में सीएमओ का हाथ लगातार बताया जा रहा है कि उस पर सीएमओ का हाथ था, जिसके चलते वो कालाबाजारी कर रहा था, और इसमें कहीं ना कहीं सीएमओ की संलिप्तता भी पाई जा रही है। इस पूरे मामले में सदर एसडीएम ललित कुमार ने जांच को तैयार कर लिया है और डीएम को प्रेषित कर दिया है। जी पूजा। बिल्कुल आयुष, क्या अब सीएमओ के ऊपर भी कार्रवाई होगी क्या? निश्चित तौर पर अगर बात करें सीएमओ के ऊपर कार्रवाई की, तो जो एसडीएम ललित कुमार है उनका कहना है कि उन्होंने जो जांच का जो पत्र है वो तैयार करके डीएम को भेज दिया है। जो आगे का एक्शन लिया जाएगा वो उच्चाधिकारी रहेंगे। लेकिन पूजा इस बड़े मामले में लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मामला उच्चाधिकारियों से जुड़ा हुआ है, सीएमओ से जुड़ा हुआ है, इसको लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए जिक्र होगा आगरा का। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही पर सांसद एसपी सिंह बघेल पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सोशल मीडिया पर अस्पताल की तारीफ कर रहे हैं, जिस पर उन्हें विरोधी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल फिरोजाबाद के जसराना से विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर एसएन मेडिकल कॉलेज उनको लाया गया था, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद विधायक ने वीडियो जारी करते हुए प्रशासन पर कई सवाल उठाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि या तो सांसद जी झूठ बोल रहे हैं या फिर विधायक। अगर विधायक ने झूठ बोला है तो क्या भाजपा कार्रवाई करेगी? बात जो भी हो, लेकिन आम जनता का सुनने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। तो आपको बता दें कि सांसद जी लचर व्यवस्था पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खां अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। चिकित्सकों की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें उन्हें सोमवार को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर की टीम उनकी देखरेख में जुटी हुई है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से मंगलवार शाम को मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें 72 वर्षीय आजम खां अभी आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक है, ऐसा कहा गया था। साथ में उनको निमोनिया का जिक्र भी इस मेडिकल बुलेटिन में किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की हालात देखने को मिल रहे हैं, अभी का क्या अपडेट है? आजम खां की तबीयत कैसी? देखिए मुझे सबसे बड़ी बात यह कि मैं सिमासी की इमरजेंसी गेट पे खड़ा हुआ हूँ। मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, उसको दिखाया जाए कि इमरजेंसी गेट में क्या हालात है। पूरी तौर से भारी सुरक्षा यहाँ पे है। जब मैं यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया था तो वहाँ पे हमको पुलिस वालों ने टोका भी था कि आप यहाँ क्यों आए कवरेज करने के लिए। उन्होंने कहा, हमने सब इनसे इस बात पे आक्षेप किया कि आप क्यों मुझे रोक रहे हैं, कहने का मीडिया में आजम खां को लेकर गलत प्रसारण हो रहा है, इसलिए उनको पुलिस वालों को इस बात की हिदायत दे दी गई है कि कोई भी गलत सूचना ना आने पाए। जैसे कि मुझे सूचना मिली है कि यहाँ पे निश्चित रूप से उनकी हालत में अभी भी वो स्थिर बनी हुई है। जहां तक की बात है निमोनिया की, निमोनिया का इलाज संबंधित डॉक्टर उनको कर रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि अब उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार है। कुछ ही दिनों में वो उनको बैक टू अपना जो जनरल वार्ड है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से वहां अंदर से आने वाली खबरें हैं उसे बताया जा रहा है कि आजम खां के हालात में हालांकि अभी स्थिर है लेकिन वो प्रोग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव स्थिति में निश्चित रूप से उनको जल्द ही जल्द वहां से छुटकारा मिल जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो राजधानी लखनऊ से आपने जाना कि आजम खां का क्या हाल है। अब आपको बता दें कि आजम खान को लेकर सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने आपत्तिजनक ट्वीट किया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं। यूपी में निकृष्टतम शासकों का राज्य है। जिस तरह से आजम साहब को अकारण जेल में रखकर इलाज तक की अनुमति नहीं दी गई, ऐसे लोग नरकगामी होंगे। ये मेरे जैसे लाखों लोगों की बद्दुआएं हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शुगर मिलों के उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी और जिला गन्ना अधिकारी को पत्र भेजते हुए शुगर मिलों में ऑक्सीजन युक्त अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग की है। पत्र में नरेश टिकैत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना आक्रामक रूप से फैल चुका है। हर घर में
इस समय कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन और अस्पताल की सुविधा न मिलने की वजह से गांवों में लोगों की मौतें हो रही है। शुगर मिलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करें। उन्होंने शुगर मिलों में 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग रखते हुए पत्र लिखा है डीएम को अपने क्षेत्र की। उन्होंने कहा कि अस्थायी अस्पताल बना लें। पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे संवाददाता। पवन, क्या कुछ अपडेट है? तो मैं डीएम कार्यालय पर खड़ा हूँ। ये एक लेटर इन्होंने कल नरेश के जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी जो जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर गन्ना मिले हैं उन लोगों को लिखा है कि ये अपनी अपनी गन्ना मिल परिसर में 100 बेडों का एक कोविड हॉस्पिटल बनाए, जिससे गांव देहात के जो मरीज है वो गन्ना मिल के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो सके। इसी को लेकर उन्होंने एक डीएम कार्यालय को उसकी कॉपी भेजी है और लगातार भारतीय किसान यूनियन जो गांव देहात में कोरोना फैला है उस पर कार्य कर रही है। गन्ना जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत है, उन्होंने अपनी किसान राजधानी ससोली के अंदर एक 6 बेड का एक कोरोना के लिए एक जो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर खुद अपने खर्चे पर वो एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने जन सहयोग के सहयोग से वहां पर रखवाए गए हैं, जिससे जो देहात के मरीज है वो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो सके। लेकिन अभी हमारी गौरव टिकैत से इस मुद्दे पर बात हुई थी, तो गौरव टिकैत ने कहा कि अभी तक प्रशासन ने इसमें कोई भी तैयारियां नहीं की है और जो जरूरतमंद थे हम लोगों ने उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए हैं और जो कुछ बाकी बचे सिलेंडर है वो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी है। पूजा, मैं आपको बता दूं वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन ये किसान गौरव टिकैत की तरफ से जो बिल्कुल ठीक बात बोली है नरेश टिकैत ने यहाँ पर कि गन्ना मिलों की भी मिल मालिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज की इस महामारी में, जो इस समय महामारी का दौर चल रहा है, इसमें मदद करें और आगे आए। अस्थायी अस्पताल बनने की बात उन्होंने जो कही है वह वाकई इस पर विचार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा थम नहीं रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कई जिलों से घटनाएं सामने आने के बावजूद भी जहरीली शराब के व्यापार को प्रशासन रोकने में नाकाम रहा। इसी निष्क्रियता के चलते अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और बदायूं में कोहराम मचा हुआ है। अंबेडकर नगर में जहां 16 लोगों की मौत हुई, तो वहीं आजमगढ़ में 48 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। बदायूं में भी 2 युवकों की मौत हुई है। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो वहीं अंबेडकर नगर की घटना को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में आबकारी निरीक्षक सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश में जहरीली शराब का ना तो धंधा थम रहा है और ना ही मौतें थमने का नाम ले रही हैं, और दूसरी तरफ वीकेंड कर्फ्यू में शराब की दुकानें खोले जाने का ऐलान भी सरकार की तरफ से हो गया। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जहरीली शराब का जो धंधा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अंबेडकर नगर में भी मौतें हुई हैं, तो वहीं आजमगढ़ में भी 6 लोगों ने अपनी जान जहरीली शराब के चलते गंवा दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पितेश्वर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पितेश्वर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आजमगढ़ में कितनी मौतें जहरीली शराब से और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बता दें कि अंबेडकर नगर जिले का जो जयपुर थाना पड़ता है वहां पे ये घटना हुई है और इसमें आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के भी कुछ लोग शामिल हुए थे और अवैध रूप से शराब बिक रही थी। जैसा कि जानकारी है कि लॉकडाउन लगा हुआ, इसको लेकर अवैध शराब की बिक्री जोरों पर चल रही थी और फिलहाल जिला प्रशासन मौन पड़ा हुआ था और जैसे ही जानकारी हुई कि वहाँ अवैध शराब बिक रही है तो लोग वहाँ पीने के लिए गए हैं और अंबेडकर नगर जिले के जो जयपुर थाना पड़ता है वहाँ पे ये अवैध शराब की बिक्री हो रही थी और इसमें दर्जन लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की है और जयपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगभग 2-3 लोगों को इसमें हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पितेश्वर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मौलाना फिरंगी महली ने भी जनता से ईद को सादगी के साथ मनाने की अपील करी है। लॉकडाउन के चलते प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें और मस्जिद में ईद की नमाज में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही शामिल हों, ऐसा उन्होंने कहा है। घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं, बाहर कहीं ना जाएं, किसी से ना हाथ मिलाएं, ना गले मिलें।
बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ही से एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और जो लोग मस्जिद में रहते हैं वही 5 लोग मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें। जिस घर में भी 4 हजरात या उससे ज़्यादा हों वो बाजमात ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, और जहाँ 4 से कम हों वो लोग अलग अलग चाश्त की नमाज अदा करें, और नमाज के बाद अल्लाह ताला से इस बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें, और नमाज से पहले सदक़े फित्र ज़रूर अदा कर दें, और अपने ईद के बजट का 50% गरीब और गुरबा में ज़रूर तकसीम करें, जिससे कि गरीब और गुरबा भी ईद मना सकें।